26 नवंबर 2008 एक ऐसी तारीख जो मुंबई और पूरे भारत के जहन में आप कह सकते हैं एक जख्म की तरह दर्ज है। आज हम उस आतंकी हमले की कहानी को फिर से समझने की कोशिश करेंगे जिसने 60 घंटों तक देश की आर्थिक राजधानी को बंधक बनाए रखा था। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही विस्तृत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। ये सोर्स हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि ये सब कैसे हुआ। हाँ। हमले की प्लानिंग से लेकर उसे अंजाम देने का तरीका और फिर भारत का जो जवाबी एक्शन था, सब कुछ इसमें शामिल है। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है, सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं बतानी है, हमें यह समझना है कि इतनी बड़ी साजिश आखिर मुमकिन कैसे हुई। सही बात है। योजना बनाने वालों से लेकर जमीन पर मौजूद आतंकवादियों तक, मुंबई पुलिस के पहले रिएक्शन से लेकर एनएसजी के ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो तक, हर पहलू को खंगालना है। और उन आम लोगों की कहानियों को भी जिन्होंने उस दहशत के बीच गजब का हौसला दिखाया। हाँ, तो चलिए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 26 नवंबर की शाम को। आम कपड़ों में, पीठ पर बड़े बड़े बैग टांगे 8 लड़के एक स्पीड बोट से मुंबई के बधवार पार्क के पास उतरते हैं। एक मछुआरों की बस्ती में। हाँ, मछुआरों की बस्ती में। और यहीं पर इस कहानी का पहला अगर मगर आता है ना। भरत तमोर नाम के एक स्थानीय मछुआरे को उन पर शक होता है। वो उनसे पूछते भी हैं कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो। जवाब में उसे डांट कर भगा दिया जाता है। लेकिन भरत को बात खटकती है और वो पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। पर उस सूचना को गंभीरता से नहीं लिया गया। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये लड़के क्या करने वाले हैं, और ये एक बहुत बड़ी चूक साबित हुई। बहुत बड़ी। वहां से ये आतंकवादी दो के ग्रुप में बंटकर अपने पहले से तय 5 ठिकानों की ओर निकल पड़ते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लेओपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस। बिल्कुल। आतंक का सबसे भयानक मंजर शायद सबसे पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ही दिखा, सीएसटी पर। हाँ, सीएसटी पर। अजमल कसाब और इस्माइल खान वो स्टेशन के अंदर घुसते हैं और बस अंधाधुन गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। हमारे सोर्स में एक चश्मदीद का बयान है कि कसाब पागलों की तरह हंसते हुए AK-47 चला रहा था। उस वक्त स्टेशन पर भीड़ भी बहुत थी। पटना जाने वाली ट्रेन लेट थी शायद। हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी। रेलवे पुलिस के जवानों ने अपनी छोटी ड्यूटी रिवॉल्वर से मुकाबला करने की कोशिश भी की, लेकिन AK-47 के सामने वो टिक नहीं पाए और कई शहीद हो गए। लेकिन उसी तबाही के बीच एक हीरो भी था, विष्णु दत्ताराम, रेलवे के अनाउंसमेंट क्लर्क। ओ हाँ। सोचिए, चारों तरफ गोलियां चल रही हैं और वो इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार अनाउंसमेंट करके यात्रियों को स्टेशन के पिछले दरवाजे से निकलने के लिए आगाह कर रहा था। उनकी इस हिम्मत ने न जाने कितनी जानें बचाई होंगी। बहुत जानें बचाई, पर फिर भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर सीएसटी पर 58 लोग मारे गए। और ये तो बस एक जगह का हाल था। यही इस हमले की सबसे डरावनी बात थी। ये एक साथ कई जगहों पर हो रहा था। बिल्कुल। जिस वक्त सीएसटी पर गोलियां चल रही थी, उसी वक्त 2 और आतंकवादी मुंबई के मशहूर लियोपोल्ड कैफे पर हमला कर रहे थे। उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वहां विदेशी नागरिक बहुत आते थे। और दहशत फैलाने का एक और तरीका भी था इनके पास, टैक्सी बॉम्ब। हाँ, वो जिन टैक्सियों का इस्तेमाल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उनमें टाइमर बॉम्ब लगा रहे थे। विले पार्ले और वाडी बंदर में हुए धमाकों ने पूरे शहर में एक अलग ही खौफ भर दिया। अब आते हैं उस जगह पर जो इस हमले का एक सिंबल बन गया, ताजमहल पैलेस होटल। हाँ, ताज। यहाँ हमला सबसे लंबा चला। और यहाँ एक दिलचस्प वाकया भी है। उद्योगपति गौतम अडानी हमले से कुछ ही पल पहले एक मीटिंग खत्म करके निकल ही रहे थे जब उनकी टीम ने उन्हें एक और छोटी मीटिंग के लिए रोक लिया। अच्छा। हाँ, बस इसी वजह से वो बच गए। बाद में मार्कोस कमांडो ने उन्हें होटल के बेसमेंट से सुरक्षित बाहर निकाला। देखिए, आतंकवादियों का मुख्य लक्ष्य यहाँ किसी बड़े बिजनेसमैन या किसी विदेशी मेहमान को बंधक बनाना था। उन्हें कॉरपोरेशन बैंक के पूर्व चेयरमैन KR रामामूर्ति मिलते भी हैं। लेकिन जब कोई और बड़ी हस्ती हाथ नहीं लगती तो वे रामामूर्ति और 4 दूसरे लोगों को एक कमरे में बंद करके उसमें आग लगा देते हैं और बाहर से ताला लगाकर भाग जाते हैं। ये तो क्रूरता की हद थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ उन बंदूकों ने जो हिम्मत दिखाई वो कमाल थी। किसी तरह उन्होंने खुद को खोला और बेडशीट की रस्सी बनाकर खिड़की से उतरकर अपनी जान बचाई। ये अपने आप में एक छोटी सी जीत थी उस रात। एक और टारगेट था नरीमन हाउस, जो एक यहूदी सेंटर था, और इसका मकसद सिर्फ मारकाट नहीं था। इसके पीछे एक गहरी साजिश थी। एकदम साफ।
वो यहूदी और इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर इजराइल पर दबाव डालना चाहते थे ताकि भारत और इजराइल के संबंधों में दरार आए। जब उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उन्होंने रब्बी गैब्रियल होल्जबर्ग, उनकी गर्भवती पत्नी और 7 अन्य लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। ठीक ऐसी ही क्रूरता ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी देखने को मिली। हाँ, वहां भी आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। उन्होंने एक स्टाफ मेंबर जॉर्डन को फर्नीचर में आग लगाने के लिए मजबूर किया। जब डर से उसके हाथ कांपने लगे तो उसे गोली मार दी। और फिर उन्होंने दूसरे स्टाफ मेंबर प्रदीप को वही काम करने को कहा। हाँ, और यहां प्रदीप ने जो किया वो जबरदस्त था। उसने आतंकवादियों को बातों में फंसाया कि अरे सारे अमीर मेहमान तो ऊपरी मंजिल पर हैं, लिफ्ट से चलते हैं। क्या बात है। और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, प्रदीप ने उन्हें धक्का देकर खुद अकेला लिफ्ट में घुस गया और नीचे का बटन दबा दिया। उसकी जान बच गई। अविश्वसनीय, मतलब उस जानलेवा दबाव में इतनी तेजी से सोचना। अब एक सवाल उठता है, जब शहर में इतनी जगहों पर एक साथ गोलियां चल रही थीं, तो मुंबई पुलिस का पहला रिएक्शन क्या था? क्या उन्हें तुरंत समझ आ गया था कि ये एक आतंकी हमला है? नहीं, तुरंत नहीं। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये कोई गैंग वॉर है, जो उस वक्त मुंबई के लिए मतलब कोई बहुत नई बात नहीं थी। लेकिन जब एक के बाद एक अलग अलग जगहों से हमलों की खबरें आने लगीं, तो एटीएस चीफ हेमंत करकरे को समझने में देर नहीं लगी कि ये एक बहुत बड़ा और सुनियोजित आतंकी हमला है। और फिर एक्शन शुरू होता है। हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर, मुंबई पुलिस के 3 सबसे बड़े नाम, अपनी टीम के साथ कामा अस्पताल के पास आतंकवादियों का पीछा करने निकलते हैं। और यहीं पर वो दर्दनाक मुठभेड़ होती है। कसाब और इस्माइल वो हाथ लगाकर बैठे थे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी पास आई, उन्होंने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। और कुछ ही मिनटों में हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर समेत टीम के ज्यादातर सदस्य शहीद हो गए। देश के 3 सबसे बेहतरीन अफसर एक साथ, एक ही पल में। ये पुलिस फोर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। लेकिन उसी गाड़ी के पिछली सीट पर हेड कांस्टेबल अरुण जादव भी थे। उन्हें भी गोलियां लगी थी, पर उन्होंने मरने का नाटक किया और चुपचाप लेटे रहे। वो आतंकवादियों की बातें सुनते रहे। हाँ, जब आतंकवादी गाड़ी छोड़कर भागे तो अरुण जाधव ने तुरंत कंट्रोल रूम को उनकी लोकेशन और दिशा की जानकारी दी। और ये जानकारी गेम चेंजर साबित हुई। बिल्कुल। जाधव की सूचना पर ही पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई और एक ऐसे ही नाके पर भारतीय पुलिस के इतिहास का एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले का अध्याय। जी। एक नाके पर कसाब और इस्माइल की गाड़ी को रोका गया तो फायरिंग शुरू हो गई। इस्माइल मारा गया, लेकिन कसाब जिंदा था और भागने की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ने के लिए तुकाराम ओम्बले वो निहत्ते ही उसकी तरफ दौड़ पड़े। निहत्ते? एक AK-47 के सामने? हाँ, निहत्ते। उन्होंने कसाब की राइफल की नली को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि राइफल का मुंह लोगों की तरफ ना हो और कसाब भाग ना पाए। और कसाब ने गुस्से में उन पर तेज गोलियां दाग दी। तुकाराम ओम्बले वही शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने राइफल नहीं छोड़ी। इस बहादुरी को बयां करने के लिए शब्द नहीं है। मतलब बिना किसी हथियार के एक आतंकवादी की बंदूक पकड़ लेना, ये जानते हुए कि नतीजा क्या होगा। उनके इसी अविश्वसनीय बलिदान की वजह से कसाब इस हमले का इकलौता आतंकवादी जिंदा पकड़ा जा सका। और कसाब के पकड़े जाने के बाद ही इस हमले के पीछे की पूरी साजिश की परतें खुलना शुरू हुई। हाँ, इसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा लश्कर-ए-तैयबा का सरगना हाफिज सईद था। लेकिन जमीन पर इस योजना को मुमकिन बनाने में एक बहुत अहम किरदार था डेविड कोलमैन हेडली। हेडली, ये नाम तो बहुत सुना है। वो इतना जरूरी मोहरा कैसे बन गया इस साजिश का? क्योंकि वो किसी के शक के दायरे में नहीं आता था। उसका असली नाम था दाऊद सईद गिलानी। पिता पाकिस्तानी और माँ अमेरिकी थी। अच्छा, अमेरिकी पासपोर्ट था उसके पास? हाँ, अमेरिकी पासपोर्ट और विदेशी दिखने की वजह से उसने कई बार मुंबई आकर सभी टारगेट लोकेशंस की वीडियो और तस्वीरें जुटाईं और पाकिस्तान भेजी। और जो आतंकवादी भेजे गए, उनकी भर्ती का तरीका भी बहुत सोचा समझा था। हाँ, पाकिस्तान के गरीब और घर से भागे हुए नौजवानों को चुना गया। उन्हें जिहाद और इस्लाम के नाम पर गुमराह किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया और फिर उन्हें बेहद कठोर ट्रेनिंग दी गई। वो दौरा खासा नाम की ट्रेनिंग? हाँ, दौरा खासा। उसमें उन्हें 60 घंटों तक भूखा रखकर पहाड़ों पर चढ़ना होता था। जो 10 लड़के बचे, उन्हें इस हमले के लिए चुना गया। हमारे सोर्स में एक और चौंकाने वाली बात है। इन आतंकवादियों को सिर्फ हथियार चलाना ही नहीं सिखाया गया था, उनके हाथों में कलावा बांधा गया था। जी, ये साजिश का एक बहुत ही घिनौना पहलू था।
उन्हें मराठी के कुछ शब्द सिखाए गए, मुंबई के लड़कों जैसे कपड़े पहनाए गए और कलावा इसलिए बांधा गया ताकि वे स्थानीय हिंदू लगे। और हमले का दोष हिंदू संगठनों पर मढ़कर देश में दंगे भड़काए जा सकें। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये भारत के सामाजिक ताने बाने पर भी हमला था। इन सब में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है खुफिया विफलता। हमारे सोर्स बताते हैं कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने भारत को अल हुसैनी नाम के जहाज के कोऑर्डिनेट्स दिए थे। हाँ, जिसका इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस एक खुफिया जानकारी पर कार्रवाई हो जाती तो शायद इन आतंकवादियों को समुद्र में ही रोका जा सकता था और मुंबई इस त्रासदी से बच जाती। बच सकती थी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो अब तक कसाब पकड़ा जा चुका था, एक आतंकवादी मारा गया था, लेकिन 8 आतंकवादी अभी भी 3 जगहों पर तबाही मचा रहे थे, ताज, ओबेरॉय और नरीमन हाउस। तब केंद्र से मदद मांगी गई। दिल्ली से एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीमों को रवाना किया गया, लेकिन उन्हें समय पर एयरक्राफ्ट ना मिल पाने की वजह से मुंबई पहुंचने में कई घंटे लग गए। और इस बीच स्थिति को संभालने का जिम्मा मार्कोस यानी मरीन कमांडोज को सौंपा गया। लेकिन इन कमांडो के सामने 2 बहुत बड़ी चुनौतियां थीं। एक तो उन्हें होटलों के अंदर आतंकवादियों की सही लोकेशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और दूसरी जो शायद सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी मीडिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। मीडिया लगातार ऑपरेशन का सीधा प्रसारण कर रहा था। कमांडो कहां से घुस रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, ये सब लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स, हाँ, वो टीवी देखकर फोन पर आतंकवादियों को कमांडो की हर हरकत की जानकारी दे रहे थे। इससे हमारा ऑपरेशन बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। खैर, एनएसजी के मुंबई पहुंचने के बाद ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हुआ। ओबेरॉय होटल में कमांडो ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी। हाँ, अंदर से टीम ने हमला किया और सामने वाली बिल्डिंग से स्नाइपरों ने फायरिंग की। इस दोहरे हमले में फंसकर दोनों आतंकवादी मारे गए। नरीमन हाउस में चुनौती अलग थी। इमारत में घुसने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था, इसलिए कमांडो को हेलीकॉप्टर से छत पर उतारा गया। वो तस्वीरें आज भी याद हैं। हाँ, इस बेहद जोखिम भरे ऑपरेशन के दौरान कमांडो गजेंद्र सिंह बिष्ट एक ग्रेनेड हमले में शहीद हो गए, लेकिन बाद में दोनों आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया। और फिर सबसे मुश्किल और लंबी लड़ाई ताज होटल में। वहां 4 आतंकवादी थे। यहां 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अपनी टीम को लीड कर रहे थे। सेंट्रल स्टेयरकेस से ऊपर जाते समय आतंकवादियों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एक कमांडो बुरी तरह घायल हो गया। उसे बचाने के लिए मेजर उन्नीकृष्णन ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। और फिर उन्होंने वो किया जो एक सच्चा लीडर करता है। उन्होंने अपनी टीम से कहा कि घायल कमांडो को बचाओ, और अकेले ही आतंकवादियों का पीछा करने ऊपर चले गए। उनके आखिरी शब्द थे, मेरे पीछे मत आना, मैं संभाल लूंगा। अकेले ही उन्होंने चारों आतंकवादियों को उलझाए रखा, लेकिन इस मुठभेड़ में उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके इस बलिदान ने आतंकवादियों को एक जगह पर रोक दिया और उनकी टीम को फिर से संगठित होने का मौका दिया। और 29 नवंबर की सुबह एनएसजी ने ताज होटल में मौजूद आखिरी 4 आतंकवादियों को भी मार गिराया। हाँ, 60 घंटे बाद यह ऑपरेशन खत्म हुआ। इस हमले में 166 निर्दोष लोग मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। इसका राजनीतिक असर भी बहुत बड़ा हुआ। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री तीनों ने इस्तीफा दे दिया। उस वक्त सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का भारी दबाव था। एयर स्ट्राइक से लेकर जमीनी हमले तक कई विकल्पों पर विचार हुआ, लेकिन अंत में सैन्य कार्रवाई के बजाय भारत ने अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का फैसला किया। और इसी के तहत 2 बड़े कदम उठाए गए। पहला तो एनआईए का गठन। हाँ, आतंकवादी गतिविधियों की जांच के लिए एक केंद्रीय एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और दूसरा मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में एनएसजी के हब बनाए गए, ताकि किसी भी हमले की स्थिति में कमांडो बिना देरी के मौके पर पहुंच सकें। हेड कांस्टेबल अरुण जाधव की गवाही इसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। बिल्कुल। और नवंबर 2012 में कसाब को पुणे की यरवदा जेल में फांसी दे दी गई। इस पूरी कहानी को जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में बार बार आता है, जैसा कि